नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आया हूँ, एंटीबायोटिक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ लिखा या कहा, उसके बाद में एक नई बहस शुरू हुई है, लेकिन ये बहस नई नहीं है। एंटीबायोटिक्स को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं। पहली बात तो ये है कि एंटीबायोटिक्स को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा हर बीमारी में या गंभीर बीमारियों में एंटीबायोटिक्स कितने कारगर होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स पर बढ़ती डिपेंडेंसी आने वाले समय में चुनौती हो सकती है। बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेना हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है। ये समझने जैसा विषय है। इस बात को मैं आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि अपने पॉडकास्ट के दौरान मैं कई ऐसे लाइफस्टाइल या फिर आयुर्वेद पर काम करने वाले या फिर पैरेलल साइंसेस पर काम करने वाले, मैं पैरेलल साइंसेस बोलता हूँ जब कई लोग लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे कि आप जीवन को बेहतर कर पाएँ, अपनी आयु को बढ़ा पाएँ, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएँ। मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत के आधार पर एक बात तो समझ में आ गई है कि हम जितनी दवाइयों पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाते जाएंगे, हमारी परेशानियां आने वाले दिनों में उतनी ही बढ़ती जाएंगी। सिंपल सा कारण है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाएगा। दरअसल प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खुद को ठीक करता है। यही सबसे बड़ा गुण होता है। लेकिन खुद को ठीक करने की ये काबिलियत या ये ताकत जैसे जैसे क्षीण होती चली जाती है, वैसे वैसे हम ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। और यही एंटीबायोटिक्स पर सवाल खड़ा होता है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने के बाद हमारी यही इम्यूनिटी या खुद को ठीक करने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जिसे हम में से ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा में जानते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम है। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल, यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल। और ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत से जुड़ा हुआ खतरा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात और सोशल मीडिया पर एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल पर, कोट अनकोट है, एंटीबायोटिक के खिलाफ नहीं, एंटीबायोटिक दवाओं का गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। और तभी से इस मुद्दे पर बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस चेतावनी का असली मतलब क्या है? क्या एंटीबायोटिक अब असर खो रही है और इसका सीधा असर हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा? आज हम इन सब सवालों के जवाब गहराई से, विस्तार के साथ और आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। आखिर ये क्या होता है? आपने तो एक गोली ली, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पानी के साथ दवाई ले लिए, आप ठीक हो गए हैं, आपको लगा इस दवाई ने सारा काम कर दिया। लेकिन एंटीबायोटिक है क्या? बहुत से लोग इसे हर बीमारी की दवा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को मारने के लिए बनाई गई दवाएं हैं। यानी सर्दी जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, खांसी, डेंगू, चिकनगुनिया, इनमें से ज्यादातर मामलों में वायरस जिम्मेदार होता है और वायरस पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। लेकिन लोग गलतफहमी में इन दवाओं को भी एंटीबायोटिक से ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं से खतरा शुरू होता है। अपने मन से लिया जाने वाला एंटीबायोटिक तो हमेशा खतरनाक है। डॉक्टर के पास जाइए और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कभी मजबूरी में लेना पड़ रहा है तो उसके भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत समय तक रहते हैं, क्योंकि आपका जीवन फिर नॉर्मल नहीं रह पाता है। ये उन लोगों के साथ होता है जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, हाई डोजेस एंटीबायोटिक्स के जिनको लगाए जाते हैं, और इसके बाद में उनके अपने इम्यून सिस्टम पर इतना असर पड़ता है कि आने वाला समय लगातार बीमारी से जूझता हुआ ही बीतता है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक दवा खोजी, पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक इंसान के लिए वैज्ञानिक क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले प्रसव के दौरान संक्रमण से माताएं मर जाती थीं। छोटी चोट बड़ी बीमारी बन जाती थी। न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और घावों के इन्फेक्शन जान ले लेते थे। आप सोच रहे हो, देखिए निमोनिया, टीबी ये आज भी खतरनाक होते हैं, लेकिन कोई छोटी सी चोट लगी हो या घाव हो गया, वो जान ले ले किसी की, पकता चला जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, और ये बहुत आम था। इसीलिए आज कहते हैं कि हमारे जीने की क्षमता या जो इंसान का जीना है वो अब बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये रही कि एंटीबायोटिक आए और छोटी मोटी बीमारियों से जो लोग मर जाया करते थे उनको बचाने में सफलता मिली। पेनिसिलिन ने सब कुछ बदल दिया था। ये उस समय की बात है, 1928 के पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब पेनिसिलिन आई तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। डॉक्टर्स के हाथों में एक ऐसा हथियार आ गया जिसने मौत का ग्राफ नीचे कर दिया और इंसानी उम्र को बढ़ा दिया।
अगर एंटीबायोटिक न होती तो आज इंसानी जीवन और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता। यानी छोटी सी बीमारी होती और उसके बाद में पता लगा कि हम, और ख़ास तौर पर ऐसे प्रदूषण के समय में, अगर जब बीमारियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए दो तरीके से हम बदल रहे हैं, भीतर से और बाहर से भी। भीतर से बदलना पहले के इंसान के लिए एक अच्छे माहौल में रहने के बाद में बीमारियां होती थी, इलाज नहीं होता था तो मरता था। आज इलाज है लेकिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब मान लीजिए आज के दौर में बीमारियां बढ़ती चली जाती और हमारे पास इलाज नहीं होता तो क्या होता? निश्चित ही मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सवाल यह है कि जिस दवा ने हमारी जिंदगी बचाई, आज वही दवा बेअसर क्यों हो रही है? एंटीबायोटिक्स के बारे में जब हम 1928 की कहानी को देखते हैं या पेनिसिलिन की कहानी को देखते हैं तो हम मानते हैं कि तो अमृत है, इसने तो इंसानियत को बचा लिया। लेकिन आज ये चिंता का विषय क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एंटीबायोटिक कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे बिना सोचे समझे खा लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों द्वारा बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन। आजकल लोग मानने लगे हैं कि एक गोली से हर बीमारी ठीक हो जाएगी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है और अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को रख रहे हैं तो निश्चित ही उनके पास ये आंकड़े आए होंगे, निश्चित ही उन्होंने इस पर शोध किया होगा, उनकी पूरी टीम ने उनके सामने जो बातें रखी होंगी उसने ये बताया होगा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स एक चिंता का विषय भी बन सकता है अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आपके गले में दर्द होता है, आज आपको कहीं पर दर्द होता है तो ज़्यादातर लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, खुद दवा खरीद लेते हैं, बिना पर्चे के दवा मिल जाती है। उन्हें पता होता है क्योंकि वो सालों से इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये इतना सरल सहज नहीं है जितना हमें लगता है। ये परेशानी को एक तरह का आमंत्रण है। आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि एंटीबायोटिक अब कई बड़ी बीमारियों पर काम करना बंद कर रही है। इसकी वजह है कि हमने एंटीबायोटिक्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। एंटीबायोटिक का गलत और अनियंत्रित इस्तेमाल लगातार इसके प्रभाव को कम करता चला जा रहा है। आम व्यक्ति की सोच क्या होती है, थोड़ा समझिए, आप खुद भी कनेक्ट करिए इससे। बुखार आया, गले में दर्द, खांसी, दवा ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। गलतियां जो हम अक्सर करते हैं वो भी समझ लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक खरीद लेना, थोड़ा ठीक होते ही दवा बीच में छोड़ देना, यानी उसकी डोजेस को पूरा नहीं करना, वायरल बीमारी में भी एंटीबायोटिक ले लेना। वायरल बीमारियों पर एंटीबायोटिक असर करता ही नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं। वो कहीं से भी उस दवा को लेकर सोचते हैं कि ये हमें ठीक कर देगी। पहले बची हुई दवा दोबारा इस्तेमाल करना, एक एंटीबायोटिक को हर बीमारी का इलाज मान लेना, ये सब मिलकर बैक्टीरिया को मौका देते हैं खुद को बदलने का, मजबूत बनने का। अगली बार वही दवा बैक्टीरिया पर असर नहीं करती और बीमारी गंभीर बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर होता कैसे है? मान लीजिए आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने 5 दिन की दवा लिखी थी, लेकिन आप 2 दिन में ठीक महसूस करने लगे और दवा बंद कर दी। अब हुआ क्या? 2 दिन में कमजोर बैक्टीरिया मर गए लेकिन मजबूत बैक्टीरिया बचे रह गए और उन्होंने अपने अंदर दवा से लड़ने का नया सिस्टम विकसित कर लिया। अब वही बैक्टीरिया अगली बार दवा को पहचान कर उससे बच निकलेंगे। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुश्मन हर लड़ाई में नया हथियार सीख ले और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पुराना हथियार उस पर असर न करे। डॉक्टर इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं और ये समस्या इतनी बढ़ रही है कि भविष्य में छोटी सी बीमारी जानलेवा हो सकती है। यानी 1923 की कहानी है ना, वो फिर से दोहरा सकती है कि कभी जख्म हुआ, कभी खांसी जुकाम हुआ, कभी निमोनिया हुआ, कोई दूसरी परेशानी हुई और उसके बाद में हम उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाए या हम पर एंटीबायोटिक ने वो असर ही नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। इसकी वजह ये हुई कि हमने बेवजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे बैक्टीरिया ने उससे लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर ली। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमने एंटीबायोटिक की मदद से जिन संक्रमणों को हराया था, खतरा ये है कि आने वाले समय में हम वो जीत वापस हार सकते हैं। यानी अगर दवाएं बेअसर हो गई तो ऑपरेशन, डिलीवरी, संक्रमण और छोटी बीमारियां भी जान के लिए खतरा बन जाएंगी और नई एंटीबायोटिक इतना आसान नहीं होगा। इस सालों की रिसर्च अरबों रुपए और लंबा समय लेता है। ये लड़ाई डॉक्टर, सरकार और आम जनता सभी की है। हम कर क्या सकते हैं?
एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लें, दवा को बीच में न छोड़ें, वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक लेने की जिद न करें, बची हुई दवाओं का दोबारा इस्तेमाल न करें, साफ-साफ पूछें क्या ये एंटीबायोटिक ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि इलाज की ज़रूरत ही कम पड़े। ये समस्या आज की नहीं है, ये आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी सिर्फ एक भाषण नहीं, ये एक सावधानी संदेश है कि अगर हमने दवाओं का गलत इस्तेमाल नहीं रोका तो भविष्य में दवाएं हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। एंटीबायोटिक एक चमत्कार है, लेकिन गलत इस्तेमाल उसे खत्म कर सकता है। बीमारी दवा को नहीं हराती, हमारी लापरवाही हराती है। एक बात बहुत साफ है जो मैंने शुरुआत में आपसे कही, और भारतीय आयुर्वेद का हमेशा से एक बड़ा मकसद रहा है। बीमारी के आने के पहले खुद को तैयार करना, यह असली इलाज है। बीमार होने के बाद आप दवाएं लेते ही हैं, मजबूरी होती है, लेकिन आप बीमार पड़ते क्यों हैं? और यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तब चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन ये दवाइयां कई बार हमें एहसास कराती हैं कि बीमार पड़ गए तो क्या है, बुखार आ गया है, एक पैरासीटामोल ले लेते हैं, सर दर्द हो रहा है, कोई डिस्प्रिन ले लेते हैं, कोई दूसरी दवाई ले लेते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि आपका अपना इम्यून सिस्टम धीरे धीरे पहले कुछ समय तक तो इन दवाओं के साथ में चलेगा या इनको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जब इन दवाओं पर भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा तब आप क्या करेंगे? तब आपकी चिंताएं, चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपकी ये जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं ये आने वाले दिनों में बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस विषय पर यह गंभीर बात रखनी पड़ी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि लाइफस्टाइल पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों के साथ मैं बातचीत करता हूं। इस बातचीत के दौरान एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि हम अपनी जीवनचर्या में जितने बदलाव ला सकते हैं और हेल्दी बदलाव ला सकते हैं उनके प्रयास हमें करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इम्यूनिटी को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर कार्य करें। हमारा शरीर दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। कुदरत ने हमें बनाया ही इस तरीके से है कि अंदर की सूक्ष्म जगत की दुनिया आपस में एक सामंजस्य के साथ रह सके। ये दवाएं सामंजस्य को बिगाड़ देती हैं। जैसे हमने इस पूरे एक्सप्लेनर में समझा कि कैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से लड़ने के तरीके ढूंढ लेता है, क्योंकि ताकतवर बैक्टीरिया बचा रह जाता है। अगर हम कम दिनों तक दवाई लेते हैं या बहुत ज़्यादा दवाई का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अभ्यस्त हो जाता है। अगली बार वो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर में ये सूक्ष्म तंत्र लगातार काम कर रहा है। आपके शरीर में, मेरे शरीर में धीरे धीरे जिस तरह से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं वो इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है कि हम सभी के इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। एक बात मैंने आपसे और शुरुआती समय पर कही थी, जिस समय इस एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी, कि हम दो तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक भीतर की चुनौती है, यानी एक तरफ हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ बाहर प्रकृति के साथ होने वाला खिलवाड़ हमारे आसपास की चीज़ों को हमारे लिए और खतरनाक और जूझने योग्य बना रहा है। यही वजह है कि जैसे जैसे बाहर की चुनौतियां बढ़ेगी, भीतर से आपको ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। दवाइयों की डिपेंडेंसी आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब इसलिए बनेगी क्योंकि दवाएं तो होंगी, लेकिन दवाएं असर करना कम कर देंगी। और नए एंटीबायोटिक्स, नए रिसर्च कब तक होंगे, इसके लिए पूरी एक क्रांति की जरूरत पड़ती है। एक बार फिर हम 1928 वाले दौर में जा रहे हैं। उस समय पर बड़ी खुशी जाहिर की गई, जमकर हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया, लेकिन आज समय बदलता जा रहा है। अब एंटीबायोटिक के खिलाफ ऐसे बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं जो खुद को उससे ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, या एंटीबायोटिक उन पर हमला न कर पाए, उनको खत्म न कर पाए की तैयारी कर रहे हैं। इस सूक्ष्म जगत की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कुछ काम जो हम कर सकते हैं उसके लिए आज से ही एक वचन पत्र बना लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे। बात बात पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि एंटीबायोटिक लेने की मजबूरी आ गई है तो उसका पूरा कोर्स करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बीमार क्यों पड़े,
इस पर विचार करिए। और अगर बार बार बीमार हम सब पड़ते हैं, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भी दिल्ली के इस प्रदूषण में उस बीमारी का अनुभव कर रहा हूं। अब मैं चाहूं तो जाकर एक दवा खा सकता हूं, या चाहूं तो अपने इम्यून सिस्टम के साथ में कोशिश कर सकता हूं कि धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करूं, या आयुर्वेद का इस्तेमाल करूं। और अगर चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना भी ज़रूरी होता है। यानी एंटीबायोटिक्स लें तो डॉक्टर्स की सलाह से लें, अपने आप डॉक्टर ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए।